तो देखते हैं भाई चैप्टर 11 के मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12 3D की। अब जितने भी क्वेश्चन सारे अच्छे क्वेश्चन ठीक ठाक। पहला क्वेश्चन सिंपल ही है इसका, कह रहे हैं कि एक लाइन है वो ओरिजिन से और इस पॉइंट से होती हुई जा रही है, और एक लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से होती हुई जा रही है। तो भैया ये प्रूफ करो कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर कोई भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का मल्टीपल का सम करते हैं, 0 आता है, पढ़ा हुआ है हमने ये। तो सिंपल तरीके से हम बताएंगे, ये जो लाइन है अगर मैं इसको बताऊं, एक लाइन ये रही भैया, ये ओरिजिन हो गया 0 0 0 और ये हो गया 2 1 1, और एक लाइन ये जा रही है 3 5 -1 और 4 3 -1। तो ये बता प्रूफ करो कि ये बीच में जो एंगल है कितना होगा, 90 होगा, ऐसा हमको कहना। तो अगर मैं इसका नाम दूं ABCD, अगर मैं आपसे पूछूं लाइन AB जो है ना उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो भैया 2 से गया 2 1 1, यही तो होंगे डायरेक्शन रेशियोज। क्या होता है इसी तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, या वेक्टर समझ लो यार, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो लाइन भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं, किसका, CD या DC, कुछ भी कह लो, CD निकाल लेते चलिए, के डायरेक्शन। तो एंड में क्या D आ रहा है, तो 3 से 4 गया -1, 5 से 3 गया 2 और -1 से -1 गया 0। इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या कहते हैं हम लोग, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर 0 आ जाए तो दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो 2 का मल्टीप्लाई -1 में -2, 1 का इसमें 2, 1 का 0 हम 0, क्या था 0 नहीं आ गया। तो यार इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, लाइंस में और वेक्टर में कंफ्यूज मत होना। वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्टेड लाइन होती है जिसका केवल एक डायरेक्शन होता है, लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं, इतना ही अंतर है। आप इसको एकदम वेक्टर की तरह समझ के भी कर सकते हैं कि AB वेक्टर CD वेक्टर कर सकते हैं। जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर तो उसकी लाइन भी परपेंडिकुलर होगी, तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरीके से करेंगे, दो तरीके से बताऊंगा इसको आपको, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन में कि यार एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, तो दिमाग में ये लेके चलो, अगर कोई भी लाइन है तो इसमें डायरेक्शन रेशियोज भी होते हैं और उनके खुद के डायरेक्शन कोसाइंस भी होते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दो लाइन है, ये पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, ये दूसरी वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, और वो दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। पहले इतना बनाते हैं, एक लाइन भाई ये रही हमारे पास L1 और एक लाइन हमारे पास ये रही L2, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, और इन लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए हैं। फिर कह रहे हैं कि एक तीसरी लाइन है जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर, तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ये होंगे। आपको ये बताना है, प्रूफ करना है, समझो बात को। दो लाइन से L1 L2 वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। एक तीसरी लाइन है जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहां से 3D का कंसेप्ट आता है, क्योंकि कोई भी बंदा इस व्हाइट बोर्ड पर ऐसी लाइन बना नहीं सकता जो इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर, इम्पॉसिबल, क्योंकि वो लाइन पक्की बात है बाहर से ही आएगी। मतलब कोई भी बंदा व्हाइट बोर्ड पर आके आप इस मार्कर से एक ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर। अगर वो इसके होगी तो इसके पैरेलल होगी, अगर इसके परपेंडिकुलर होगी तो इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। इसीलिए 3D का कंसेप्ट। तो तीसरी लाइन ये होगी, ये इमेजिनेशन है, आई बात समझ में। तो क्या ये XYZ एक्सिस की तरह वर्क नहीं कर रहा पूरा, यस और नो, पक्की बात है ना। तो मैंने कहा ये है भाई तीसरी लाइन, तो ये जो इस तीसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है, बस बात समझ आ रही है, पक्की बात है। जाओ जाओ देख के आओ, पक्की बात है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते क्या। एक बात सुनो जरा, ये लाइन L1 के क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए L1 M1 N1। अब यह एक बात सुनो, जब डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होते हैं, अगर उसको लेके मैंने एक वेक्टर बनाया तो क्या वो यूनिट वेक्टर नहीं होता है, पक्की बात है ना। ये लाइन L1 के डायरेक्शन कोसाइंस है गिवन, अगर मैं इसको लेके एक वेक्टर बनाता हूं, मान लो A वेक्टर, तो L1 I कैप M1 J कैप प्लस N1 K कैप, तो पक्की बात है ये यूनिट वेक्टर होगा। जब डायरेक्शन कोसाइंस को लेके वेक्टर बनता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। अच्छा, लाइन L2 के ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसको एक वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, L2 I कैप प्लस
M2J कैप N2K कैप। अब देखिए दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर बात हो रही लाइन की, आप वेक्टर लेके आ गए। फिर से मैं दोबारा बोलूंगा, अगर मैंने आपसे कहा आप प्रूफ करो कि ये वेक्टर आपस में, आपने मान लो प्रूफ कर दिया कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब मैंने कहा ये लाइन भी तो आपस में परपेंडिकुलर है। वेक्टर लाइन एक ही चीज है, केवल डायरेक्शन के कारण इनके नाम अलग अलग है बस, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के साथ जो काम करूंगा वही L1 L2 एक ही बात है, ठीक है जी। अच्छा अब सुनो ध्यान से, और मुझे एक बात बताना यार, अगर मैं ये फाइंड कर दूं, सुनो तिवारी, अगर मैं ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का क्रॉस फाइंड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। चमका नहीं, अब वो हमको फाइंड करना, जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, पक्की बात है वही तो इन दोनों लाइन पर भी परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रही या नहीं? मैंने कहा आपसे ये एक वेक्टर पे ये एक परपेंडिकुलर है। अब मैंने कहा अब इसको ऐसे कर दे, ये एक लाइन हो गई, अब इस लाइन पे भी ये क्या है, परपेंडिकुलर। क्लियर बात है? तो चलिए ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे, आई जे और के, L1 M1, बात नहीं करो यार, कंसेप्ट समझिए। चलिए अब करते हैं इनका डिटर्मिनेंट से। तो आई, तो M1 N2 माइनस M2 N1, क्लियर है, माइनस का J, तो L1 N2 माइनस का L2 N1 प्लस का K, तो ये L1 M2 माइनस का L2 M1, यस और नो। अच्छा ये जो हमको मिला है ये एक तीसरा वेक्टर है, पक्की बात है ना। मैंने कहा ये एक तीसरा वेक्टर है और ये ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन ये जो मुझको वेक्टर मिला है, पक्की बात है ये भी यूनिट वेक्टर ही होगा। क्यों? जो डायरेक्शन कोसाइंस को लेके वेक्टर बनता है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर। क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस ही तो है, ये सब इनको लेके ही तो वेक्टर बना है। अगर मैं आपसे पूछूं यार M1 N2 क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, तो ये जो बड़ा वाला वेक्टर है ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, पक्की बात है। और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये क्या है, उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस, पक्की बात है। तो एक काम करते हैं, ये माइनस वाले को बनाते हैं प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। और हमसे बोला क्या क्या था भैया, कि जो तीसरी लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस ही है। तो देखो M1 N2 माइनस M2 L1 कहीं होंगे जरूर, M1 N2 माइनस M2, पक्की बात है। फिर कह रहे हैं N1 L2, तो देखो N1 L2 माइनस का N2 L1 मिल गया। फिर कह रहे हैं L1 M2 माइनस का L2 M1, ये जो तीसरा वेक्टर है यही इसके डायरेक्शन कोसाइन, यही तो प्रूव करना था हमको। चमका। इसे एक और तरीके से बताऊंगा मैं, पहले ये सबसे सिंपल है, इसको समझो पहले आप। आ रही बात समझ, पक्की बात है। तो भैया यही हमको प्रूफ करना था। क्यों? ये समझो, कंसेप्ट समझो। देखो लिखने का तरीका 12th में, और मैं उस पर ज्यादा फोकस करता नहीं हूं, आप कंसेप्ट समझिए, बस यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। बस फिर से बता दो एक बात, कुछ बच्चे कि सर बात हो रही लाइन की, आप वेक्टर कहां से लेकर आ गए, तो मैंने बता दिया मुझे, ठीक है। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हमने प्रूफ कर दिया तो वो लाइंस भी आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर है, पक्की बात है, यही प्रूफ करना था। चलिए इसी का दूसरा मेथड। अब देखो यार दूसरा मेथड क्या है, सिंपल ही है ये भी। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। मैंने कहा मान लो ये लाइन L3 है जो कि इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, पक्की बात है। और मैंने इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन लेट कर लिए LMN, मैंने ये लेट कर लिए LMN, ठीक है। मुझको यही फाइंड भी करना है कायदे में। अच्छा अब एक बात सुनो, ये जो लाइन L3 है क्या L2 के परपेंडिकुलर नहीं है? अगर ये लाइन L3 इसके परपेंडिकुलर है, इसके भी, क्योंकि ऐसा बोला गया। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जो L3 लाइन है वो L2 के क्या है, परपेंडिकुलर। और हमने पढ़ा है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस का भी प्रोडक्ट का सम 0 होता है, पक्की बात है। क्योंकि हमने ये भी तो पढ़ा है L1 L2 M1 M2 N1 N2 0, ये भी होता है। लेकिन अगर उन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो हम लोग कहते थे A1 A2 B1 B2 C1 C2, एक ही तो बात है, ठीक है ना। दोनों तरीके थे, इसमें डायरेक्शन कोसाइन दिए गए। तो अगर मैंने कहा L से और ये लाइन L3 से L2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो क्या ये लाइन L2 है, तो अगर क्या मैं ये लिख सकता हूं LL2 MM2 NN2 0 होंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस है L3 के, ये हैं L2 के, और ये परपेंडिकुलर, तो इनका सम 0 ही तो होगा, ठीक है डियर।
अब दूसरा क्या है कि जो लाइन L3 है वो L1 के क्या है परपेंडिकुलर, तो L1 M1 N1 इक्वल्स टू 0। मैन गेट देखो लगा, मैन गेट देखो, अच्छा जी लगा क्या हो, प्लीज 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 प्लीज। अब देखिए अगर, अब एक दूसरा तरीका इसी बहाने आप लोग सीखेंगे, क्या वो देखिए ये देखिए हमने पढ़ा है, अब हमको एल एम एन की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या हम उस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से? इस वाले को हाइड किया तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इस वाले को हाइड किया तो m2 का n1 के साथ m2 n1 माइनस m1 का n2 के साथ, चमका। और देखो m2 n1 माइनस m1 n2 वही तो लाना है हमको। देखते चलिए, कोई डाउट हो रहा है तो बताओ बेटा, कोई डाउट हो रहा है इसमें? पक्की बात है, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं ना क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल था उसको 3 मेथड से बताया था मैंने, सेम उसी तरीके से कर रहे हैं। इस वाले को हाइड कर लिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस लेते थे m करके, इसको हाइड किया L2 का मल्टीप्लाई N1 के साथ माइनस L1 का मल्टीप्लाई N2 के साथ इक्वल्स टू, इसको हाइड किया तो ये n L2 M1 माइनस का L1 M2, और ये माइनस वाले को प्लस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से भी देखो हमको यही आंसर लाना था। M2 N1 M1 N2 माइनस का दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। N1 L2 N1 L2, देखो हर किसी माइनस का आ रहा है क्या, N वाला उल्टा हो गया क्या यहाँ पे, L2 M1 माइनस L1, सही तो है, हर किसी में माइनस का ही तो आ रहा है। अब सुनो क्यों आ रहा है, मैं कोई भी दिक्कत नहीं है, इक्वल टू लैम्डा आएगा इनका आंसर, सबसे माइनस कॉमन लेंगे लैम्डा में छोड़ देंगे जाके, तो फिर हमारे वही आ गए। ठीक है, पक्की बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये दूसरे तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे, पहला वाला अच्छा लगे पहला वाला करो, ये अच्छा लगे ये करो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइंस के बीच में एंगल्स फाइंड करना है। ये लाइन पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। जब यार एंगल फाइंड करना होता है तो सिंपल सा फॉर्मूला पड़ा है, cos थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इन रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर डॉट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर है c2। कोई बच्चा ये ना कंफ्यूज हो कि सर फिर से बात हो रही लाइन की और ये फॉर्मूला था वेक्टर वाला, तो वही सेम आंसर मेरा रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा, वेक्टर हो लाइन हो एक ही बात है। ठीक है जी, तो बस ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। चलिए अच्छा, a1 a है और a2 कितना b माइनस c प्लस b1 b है और ये हमारे पास कितना c माइनस a, ये कितना c a माइनस b इन रूट a1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, इनके बीच में एंगल ही तो फाइंड करना है यार। तो cos थीटा इक्वल्स टू, आगे बढ़ेंगे ab माइनस का ac प्लस का bc माइनस का ab प्लस का ac माइनस का bc। नीचे वाला ऐसे ही सेम छाप देना क्योंकि मुझे आंसर दिख गया, ए बी से ए बी कट गया, बी सी से बी सी, ए सी से सी, तो ऊपर 0 हो गया। नीचे वाला कुछ भी लिखो तो इसका आंसर पूरे का कितना आ जाएगा, तो cos थीटा कितना हो गया 0, और cos में 0 वैल्यू किसकी 90 की, थीटा कितना हो गया, पक्की बात है, इनके बीच एंगल कितना होगा 90 पाई बाई 2। हाँ जो भी कुछ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो भैया ये आ गया। अब इसमें खैर है तो ये ज़्यादा मैं, लेकिन इसको इंटेंशनली थोड़ा सा आपको डीप में जाके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। क्वेश्चन बना 1 नंबर में आएगा और आंसर एक लाइन का है केवल इसका, लेकिन हम ऐसे नहीं करें, समझेंगे। कह रहे हैं उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ओरिजिन से होती हुई जा रही हो। तो दुनिया में केवल एक ही लाइन ऐसी हो सकती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। आप कहेंगे सर क्या बात कर दी आपने, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी। सही बात है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो ओरिजिन से जा रही हो, तो क्या वो खुद में एक्स एक्सिस नहीं होगी। मैंने कहा ये लाइन, ये मान लो एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, ये सारी लाइंस हैं जो क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्या ये ओरिजिन से होती हुई जा रही है, नहीं।
लेकिन दूसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, कि उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो कि जो एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो और ओरिजिन से भी होती हुई जा रही हो। तो क्या वो स्पेशल एक ही लाइन नहीं होगी ये खुद में एक्स एक्सिस? यस और नो? पक्की बात है। अब दिमाग में क्वेश्चन, सर ये ओरिजिन से तो जा रही, एक्स एक्सिस के पैरेलल कहां है? तो इसके ऊपर से है यार। दो वेक्टर या दो लाइन अगर ओवरलैप करती है तो फ्री वेक्टर से हम उनको पैरेलल भी बोल सकते हैं। वेक्टर में बहुत डीप में हमने ये पढ़ा था। तो क्या वो खुद में एक्स एक्सिस नहीं है? तो कायदे में पूछा जाए, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन ही तो पूछ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा? 0, जेड क्या होगा? भैया ये आगे इक्वेशन कायदे में खत्म काम। अगर क्लास 10th में क्वेश्चन होता तो यही था, क्योंकि हमने पढ़ा है 10th में कि अगर वाई एक्सिस पर है तो एक्स बराबर क्या होता था? 0। सही बात है ना? लेकिन यहाँ पे 2 आ गए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3D पढ़ रहे हैं, कायदे में आंसर ये आ गया। लेकिन अब वो यह वेक्टर फॉर्म वगैरह है, सारी चीजें तो देखते हैं। अब सुनो, ये क्या है? 0 0 0। एक लाइन है, वो इस पॉइंट से होती हुई जा रही है, तो उस लाइन की वेक्टर फॉर्म क्या होती थी? कोई भी लाइन अगर एक पॉइंट से होती जाती उसका वेक्टर फॉर्म ये तो होता था। पक्की बात है, देख लेना। ठीक है, अब ए वेक्टर क्या होता था? दिमाग लगाओ यार, ए वेक्टर वो होता था जिस पॉइंट से होती हुई जा रही है उसका पोजीशन वेक्टर। तो ये कहां से होती हुई जा रही है? 0 से। तो क्या इसका पोजीशन वेक्टर 0 i कैप, 0 j कैप, 0 k कैप। इसको लिखो या फिर मत लिखो, 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर को लिखो या फिर मत लिखो, कोई भी उसका मीनिंग तो होता नहीं। प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या होता था यार? बी वेक्टर वो होता था जो इस लाइन के क्या होता था? पैरेलल होता था। तो ये लाइन किस पे जा रही है? एक्स एक्सिस पे जा रही है। तो पक्की बात है, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस पे जा रही है तो वाई और जेड के डायरेक्शन रेशियो 0 हो जाएंगे। तो अगर ये वाला वेक्टर मैं बनाऊं, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? ए आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब आप कहें सर ये वाई जेड को 0 क्यों किया? हमने नहीं किया, खुद से देख लो ना, क्योंकि वाई जेड इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, तो वो 0 नहीं हो जाएंगे। तो कायदे में भैया जो हमारी इक्वेशन आ गई वो हमारी आ गई लैम्डा ए आई कैप। बात खत्म, आंसर एकदम सही। अगर इसकी हम बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की, तो वो होता था x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो x1 y1 z1 वो पॉइंट्स होते थे जहां से वो होती हुई जा रही है, और a b c क्या होता था? उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। तो देखो x माइनस 0 अपॉन a तो a ही है, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 0। तो कायदे में इस लाइन की इक्वेशन आ गई x बराबर x अपॉन a इक्वल्स टू 0 0, ये सब आ गया। ठीक है, लेकिन फिर अगर आप पीछे आंसर देखें तो आपको दिक्कत होगी। तो अब देखिए, अब आपको सारे आंसर बता देते हैं। फिर एक लाइन जो एक पॉइंट से होती हुई जा रही है और उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो इक्वेशन ये है, एक लाइन किसी पॉइंट से होती हुई जाती है, अगर उसके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होते थे तो इक्वेशन केवल ये हो जाती थी, एल आ जाता था केवल। यस और नो? तो वेक्टर का रिवीजन हो रहा है इसी बहाने। क्लियर है? तो चलिए x माइनस 0, एल क्या होगा? अब सुनो, एल क्या होता था? कॉस अल्फा। कॉस अल्फा ही तो होता था। एक्स एक्सिस, ये लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया होगा? 0। और कॉस 0 कितना होता है? तो क्या इसके नीचे 1 नहीं आ जाएगा? तो बस बाकी ये सब 0, बाकी ये सब, क्योंकि जब एंगल ही, अब आप कहो सर एम कैसे 0 कर दिया? यार जब ये y के साथ जा ही नहीं रही तो एंगल कितना बनाया होगा? 90। अगर कायदे में देखा जाए कि एक्स एक्सिस का y के साथ एंगल कितना होता है? z के साथ कितना होता है? और cos 90 कितना होता है? 0। अब देख लो पीछे आंसर क्या दिया है। अब चेक करो, मैं हर तरीके से बता दिया। अब पता नहीं पीछे आंसर क्या, लेकिन मैंने वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन के दोनों जब सब कुछ बता दिया, आंसर चेक करके बस बताओ जल्दी से मुझे पीछे कौन सा आंसर दिया है इन्होंने। 4th क्वेश्चन है मिसलेनियस का, चैप्टर 11। क्या है? x अपॉन 1 ना? हाँ तो ठीक है, हमने तीनों ही निकाल कर रख दिए, पता नहीं बोर्ड में कौन सा पूछा है, लेकिन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तीनों ठीक है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया कि ए बी सी डी, कह रहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट, हाँ 4 पॉइंट्स है ए बी सी डी, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी लाइन। तो यार सिंपल सी एंगल फाइंड करना है। तो चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो यार बच्चा बता देगा। 4 से बन गया 3, 5 से 2 गया 3, 7 से 3 गया 4। अब कह रहे सी डी, अब सी डी बोला है तो डी सी मत लेना, अगर नहीं बोला गया होता तो आप कुछ भी ले लेते। फिर तो डायरेक्शन रेशियोज के सी डी, तो डी से 2 से ये गया तो 6,
9 से 3 गया तो 6 और 2 से गया तो 8। कायदे में अगर आप लगाना चाहो भैया तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 रूट में। लेकिन आप लोग होशियार बच्चों, एक बात सुनो, 3 का डबल किया, 3 का डबल किया, 4 का डबल किया, पक्की बात है। इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, अगर मैं यहां से कुछ भी कॉमन लेता हूं, मान लो क्या कॉमन लेता हूं, यहां से मैं 2 कॉमन लेता हूं तो 3 4 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, मतलब ये लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं यार तो एंगल कितना होता है, 0। क्यों निकालोगे ये सब चीजें, सॉल्व करना चाहो कर लेना, इसका आंसर 1 आएगा। और कॉस में 1 वैल्यू किसकी होती है, 0 की होती है। तो आपके ऊपर अगर डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं तो लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। चलो अच्छा देखो यार 6 क्वेश्चन, ये दो लाइंस की कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, कह रहे हैं ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो के की वैल्यू फाइंड करो यार, बहुत सिंपल है। ये ए हो गया, कि सबसे पहले ये चेक करो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाँ जी बिल्कुल है। ये ए होगी, A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, A2 B2 और C2 ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, गिवन है ये। तो क्या A1 A2 B1 B2 C1 C2 जीरो नहीं होगा, तो A1 कितना -3, A2 कितना है 3 के, प्लस B1 कितना 2 के, ये कितना 1, और ये भैया कितना 2 और ये कितना -5, 0। के की वैल्यू तो यार खुद सॉल्व कर लो, ये बच्चे हो नहीं हो तुम कि कैलकुलेट, जो भी कुछ आए वो आपके हेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर मैं करूंगा तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक कंसेप्ट बताऊंगा इसमें, और देखना आज वो आपको कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा। क्या है वो कंसेप्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि यार कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की वेक्टर फॉर्म बतानी जो कि इस पॉइंट से होती हुई जा रही, सही बात है। और ये प्लेन की इक्वेशन देखकर पता लग रहा है इस प्लेन के क्या है, वो परपेंडिकुलर है। तो हम लोगों ने 3D को डायग्राम के साथ पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को भी डायग्राम के साथ ही करेंगे तो मजा आएगा। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अब एक लाइन है, वो लाइन भैया ये रही, देखो ये जा रही है, किस पॉइंट से होती हुई जा रही है, 1, 2, 3 से। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और ये जो लाइन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। प्लेन की इक्वेशन हमको ये गिवन है यार, I + 2j - 5k + 9 = 0। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ यार, ये पढ़ा कि अगर कोई भी लाइन किसी पॉइंट से होती हुई जाती है तो उसकी वेक्टर फॉर्म होती है A वेक्टर + लैम्डा B वेक्टर। पक्की बात है। A वेक्टर क्या होता था, जिस पॉइंट से होती हुई जा रही है उसका पोजीशन वेक्टर, यस और नो, यस और नो। तो A वेक्टर तो बच्चा बता देगा क्या होगा, A वेक्टर I कैप, अब जो भी कुछ बचा है लॉजिक, तो भैया बी वेक्टर फाइंड करना। अब देखो उपासना लॉजिक यहां से, अब सुनो, ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है, तो चलिए देखते हैं। प्लेन की इक्वेशन जो गिवन इसको मैं लिख के दिखाता हूं एक बार आपको, I + 2j - 5k + 9 = 0। तो मैं +9 को लेके जाता हूं उस तरफ, तो ये किसका हो जाएगा, -9। और माइनस को अगर मैं करता हूं प्लस, तो क्या ये सब चेंज नहीं हो जाएंगे, पक्की बात है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। अब सुनो, ये क्या इस फॉर्म में नहीं आ गया, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, पक्की बात है, इसीलिए मैंने एन वेक्टर लिखा है। अच्छा, ये जो वेक्टर होता था, ये नॉर्मल वेक्टर होता था ना, ये एक ऐसा वेक्टर होता था जो इस प्लेन पे क्या होता था, परपेंडिकुलर, यस और नो, पक्की बात है। इस बात को फिर से मैं बताता हूं, ये एक कैसा वेक्टर होता था भैया, हमने प्लेन की इक्वेशन पढ़ी थी बहुत अच्छे से, इस तरीके से ये जो वेक्टर होता परपेंडिकुलर होता था, यस और नो। तो मान लो ये रहा वेक्टर जो परपेंडिकुलर है, एन वेक्टर ये रहा। तो यार एक बात ना सुनो, ये जो वेक्टर है इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर, ये लाइन इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या ये लाइन और ये आपस में क्या हो गए, पैरेलल नहीं हो गए, यस और नो। और ये बी वेक्टर क्या होता था, ये बी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता था जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल। तो क्या एन वेक्टर ही बी वेक्टर नहीं हो जाएगा, यस और नो। क्या एन वेक्टर को बी वेक्टर की तरह कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते डियर। तो आंसर आ गया। अब देखो, अब आप कहेंगे इसमें लॉजिक क्या था जो आप बोल रहे थे कि, तो एक बात सुनो जरा, ये हो गया, और लैम्डा
बी वेक्टर की जगह ये लिख देंगे। जल्दी पीछे से आंसर चेक करो, जल्दी से, आपको कुछ अंतर दिखेगा, जल्दी से कोई भी एक बच्चा। ये आ गया हमारी इस लाइन की इक्वेशन। क्या अंतर दिख रहा है जल्दी बताओ? माइनस का, बस यही तो समझाना था आपको कि ये माइनस का अंतर दिख रहा होगा आपको। अच्छा जी, क्यों दिख रहा है अंतर माइनस? अब सुनो ध्यान से जरा, क्या था, ये हमारे प्लस थे, ये माइनस थे, और आंसर ये भी ठीक है और जो बता रहा हूं वो भी सब कुछ सही है। कंसेप्ट बताना चाहता हूं, ये जब ये फॉर्म होती थी किसी प्लेन की, तो डी क्या होता था? कांस्टेंट होता था। पक्की बात है। मैं 9 को उस तरफ लेके गया तो 9 किसका हो गया? माइनस का। तो मैंने क्या किया, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर दिया इसको। हम नहीं कर रहे क्योंकि इसका तो यूज है ही नहीं, यूज तो केवल इसी का तो है ना। बात समझो, ये तो मैंने क्या, जब इस फॉर्म में होता है तो d क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, माइनस में होता है, प्लस। आप मत साइन चेंज करो माइनस का, अब ये अब हमारा नॉर्मल वेक्टर ये हो गया, अब मत चेंज करिए, ठीक है। तो आंसर दोनों ही ठीक है, टेंशन मत लेना कि सर ये वाला या ये वाला, बिल्कुल नहीं। मैंने जब कांस्टेंट है, कांस्टेंट से माइनस इस तरफ ले लिया मैंने, क्योंकि अब सर ऐसा क्यों हो रहा है आंसर? तो यार ये है परपेंडिकुलर, पता नहीं लाइन इस तरफ से आ रही है या फिर इस तरफ से आ रही है। दो डायरेक्शन होते हैं ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हम लोगों ने पढ़ा कि अपवर्ड आउटवर्ड्स, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं होगा, अपवर्ड आउटवर्ड्स पढ़े ना हम लोगों ने। ये लाइन मैंने ऐसे दिखाई, क्या पता लाइन इस तरफ चलेगी तो माइनस प्लस का इसमें लोचा रहेगा। आंसर दोनों ठीक है, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट के साथ मुझे नहीं लगता कोई डाउट है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो भैया इस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है और इस प्लेन के क्या है? पैरेलल है। विद डायग्राम समझेंगे तो एकदम चीजें क्लियर होंगी। तो सुनो जरा बेटा, शांत हो जाओ। तो ये एक प्लेन है भैया, ये रहा प्लेन, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी। मान लो ये π1 है, ये पॉइंट ए बी सी से होता हुआ जा रहा है, ठीक है डियर। अच्छा, और एक और प्लेन है, उस प्लेन वो ये रहा भैया, ये प्लेन हमारा क्या है? π2 है। Who is this? ठीक है, ये वाला प्लेन, ये दोनों प्लेन आपस में क्या है? पैरेलल हैं। तो इस वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब सुनो जरा, हमने पढ़ा कि अगर कोई भी एक प्लेन किसी एक पॉइंट से होता हुआ जाता है तो उस प्लेन की इक्वेशन होती है r माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। प्रूव किया यार हम लोगों ने। तो ए वेक्टर क्या होता था? जो पॉइंट गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर। तो आर वेक्टर माइनस ये हो जाएगा ए आई कैप। अब जो भी कुछ लोचा बचा हुआ है वो केवल एन वेक्टर फाइंड करना है। बस अगली लाइन में आंसर कंसेप्ट समझाऊंगा, बस सुनो जरा। ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है, ये क्या गिवन है यार? आर आई प्लस जे प्लस के कैप इक्वल। तो क्या ये इस वाले फॉर्म में नहीं गिवन है? यस और नो? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर तो है नहीं, तो एन वेक्टर होगा। अच्छा, ये वेक्टर कैसा वेक्टर होगा? जो इस प्लेन पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यस और नो? यस और नो? पक्की बात है ना। एक बात सुनो, ये दोनों प्लेन आपस में क्या है? पैरेलल। ये वाला वेक्टर अगर इस पे परपेंडिकुलर, तो आगे बढ़ाएंगे तो इस पे भी तो परपेंडिकुलर होगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझो जरा। मैंने कहा एक वेक्टर ये है, ठीक है, ये अरे दो जरा बुक दो जरा। एक वेक्टर ये है, और सॉरी एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। अगर कोई भी वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है तो पक्की बात है इस पे भी क्या होगा? डन। तो भैया यहां पे इस वाले प्लेन में ये वेक्टर क्या होता था? इस वाले प्लेन पर जो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो क्या एन वेक्टर की जगह ये वेक्टर नहीं लिख सकते? यस और नो? बस आंसर आ गया यार, बस आंसर आ गया डियर। कंसेप्ट के साथ समझिए,